दोस्तों इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देखा होगा। अगर आपने इसको देखा नहीं है, फिर आपको ऐसा लगता है कि जस्ट इसमें हमने टेस्ला के ऊपर बातचीत की होगी, सोनाकॉम्स के ऊपर बातचीत की होगी, तो आप गलत हो। यहाँ पे हमने टोटल इंडस्ट्री को डिस्कस किया है, उनके जो भी फंड्स है, ईटीएफ से उसको डिस्कस किया है, मेन कंपनीज, स्टॉक्स, ऑटो एंसिलरीज, सबके बीच में हमने कंपैरिजन यहाँ पे किया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कुछ बड़ी खबरों को लेकर। और यहाँ पे पहली जो न्यूज़ है वो आपने सुनी होगी, यूपीआई के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप 2000 रुपये से ऊपर के ट्रांजेक्शन करते हो तो उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना होगा। तो यहाँ पे काफ़ी पैनिक हो गया था, मतलब ऐसी न्यूज़ को सुनने के बाद में ऑब्वियस है काफ़ी पैनिक होगा। सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी बातचीत हुई थी, क्योंकि ऐसा हो जाता है तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है स्टॉक मार्केट के ऊपर भी, और वैसे भी इकोनॉमी के ऊपर भी काफ़ी बड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ब्लैक मनी बढ़ेगा, कैश में ट्रांजेक्शन हो गए और भी काफ़ी गड़बड़ हो सकती है। अब देखो यहाँ पे सरकार ने कहा उसके बाद में, जैसे भी ये रूमर्स आउट हुई, कि ये सब बेसलेस है। ऐसा कुछ नहीं है कि 2000 रुपये के ऊपर के आप ट्रांजेक्शन करोगे उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लैरिफिकेशन सरकार दे चुकी है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये फ्यूचर में हो सकता है क्या? क्योंकि जब भी इस तरह की न्यूज़ आती है ना सूत्रों के हवाले से, तो सूत्रों को कुछ ना कुछ तो पता चलता है। हो सकता है ये अमाउंट गलत हो सकता है अमाउंट ज़्यादा पे जीएसटी लग जाए। अब ऐसा हो भी या ऐसा नहीं भी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि ऐसा होगा या फिर नहीं, आपकी इसमें क्या राय है? या फिर जीएसटी नहीं कुछ और हो सकता है क्या? क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा हो जाता तो मार्केट को काफ़ी बड़ा झटका लगता और पैनिक सेलिंग आती मार्केट के अंदर, और मार्केट डेफिनेटली क्रैश होता। तो काफ़ी बड़ी ये बात थी। अच्छा हुआ कि सरकार ने टाइमली यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे दी। अगली जो खबर आती है एचडीएफसी बैंक से आती है, और आपने देखा कि बैंकिंग जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्वार्टर 4 के नंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखो नंबर्स आने से पहले 1.5% की तेजी के साथ में स्टॉक ने क्लोज किया था। अभी आप देखोगे तो स्टॉक का पैटर्न और जो चार्ट है वो आपको बताएगा कि स्टॉक ने अभी भी लॉन्ग टर्म की जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन कर रखा है। डेफिनेटली 5-7 साल में ज़्यादा कुछ खास पैसे इन्वेस्टर्स के बने नहीं, लेकिन काफ़ी सारे बैंक से जो काफ़ी कमज़ोर है, आरबीएल, यस बैंक, बंधन बैंक, उनकी तरह इन्वेस्टर्स की वेल्थ को यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं करा इस बैंक ने। अभी आपने देखा कि काफ़ी सारी कंपनीज हैं, यूएस की जो कंपनीज है, जीपी मॉर्गन, सिटी, बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन, वेल्स फार्गो, मोर्गन स्टैनली, इनके स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। तो अभी जो इन्वेस्टर्स की जो एक्सपेक्टेशंस है वो बैंक से बहुत अच्छी है, तो नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी हाई होगी। तो उसको बीट किया या मिस किया वो देखना काफ़ी जरूरी हो जाएगा। अब देखिए एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आपके सामने है। प्रॉफिट कंपनी का 7% के साथ में बढ़ा है। 22 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है, और एस्टिमेट यहाँ पे बीट हो चुकी है। तो अच्छे नंबर्स हैं, एस्टिमेट को इसने बीट किया है। साथ में दोस्तों अगर आप नोट करोगे तो यहाँ पे मैनेजमेंट कमेंट्री के अंदर कुछ ऐसा बोला जा चुका है जो कि आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि डिपॉजिट जो बैंक में करवाती है जनता, कासा, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, वो काफ़ी कम हो गया था, क्योंकि लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंक में कोई पैसा नहीं रख रहा है। तो बैंक ने बोला है कि डिपॉजिट कट ज़्यादा हर्ट नहीं करेगी बैंक की ग्रोथ को। हम लॉन्ग टर्म के प्ले के हिसाब से सोच रहे हैं, और जो भी चेंजेस हमको करने होंगे बैंक के अंदर हम वो सब करेंगे। अब इसी के साथ में दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक के भी नंबर्स आ चुके हैं। कंपैरिजन करते हैं आगे चल के। 3% की तेजी के साथ में स्टॉक ने क्लोज किया था, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है? अगर आप देखोगे तो जो बैंक ने यानी एचडीएफसी बैंक ने पिछले 5 साल में कुछ खास नहीं करा, इसने पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। अभी का टॉप बैंक आप इसको बोल सकते हैं, जिसमें रिस्क भी हम देखें तो लार्ज के होने की वजह से काफ़ी कम होता है, और साथ में रिवॉर्ड देखें तो बहुत अच्छे रिटर्न इसने दिए हैं। अगर मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊं तो एक टाइम था जहां पर एचडीएफसी बैंक बीट करा था। देखो आप, ये ब्लू लाइन आईसीआईसीआई बैंक की है, यहाँ पे अंडर परफॉर्म करा था, एचडीएफसी इसको बीट करा था। लेकिन येस बैंक क्राइसिस होने के बाद में आईसीआईसीआई बैंक ने अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया, रिटेल लोन बुक बढ़ा दी, कॉर्पोरेट लोन बुक को काफ़ी कम कर दिया। तो उसकी वजह से जो एनपीएस है वो काफ़ी कम आए, और जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी बनी। इसी वजह से आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में आईसीआईसीआई बैंक ने 320% के रिटर्न दिए, जबकि एचडीएफसी बैंक ने 100% के रिटर्न दिए। तो आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स कैसे हैं उसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जहां पे बैंक का यानी एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिट बढ़ चुका है 7% के साथ में, वहां पे आईसीआईसीआई बैंक का प्रॉफिट बढ़ा है 18% के साथ में, और इसने भी एस्टिमेट को बीट कर दी। अब यहाँ पे एस्टिमेट भी ज़्यादा थी, एक्सपेक्टेशंस भी इसमें ज़्यादा थी। डिविडेंड आप देख सकते हैं 11 रुपीज़ का डिविडेंड इसने दिया है। तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होने के पीछे का रीज़न है कि ग्रोथ अच्छी दी है स्टॉक ने। अब वैल्यूएशन कैसी है सब कुछ हम देखते हैं। अब देखो एक टाइम था जब आईसीआईसीआई बैंक काफ़ी पीछे था, अभी मार्केट कैप इसका 10 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है। और एचडीएफसी बैंक जो कि एचडीएफसी लिमिटेड के साथ में मर्ज है, 14 लाख करोड़ का है। तो आगे चल के अगर ऐसी ही परफॉर्मेंस आईसीआईसीआई बैंक रखता है, सिंगल डिजिट ग्रोथ नहीं हायर डबल डिजिट ग्रोथ के साथ में बढ़ता है, तो एचडीएफसी का मार्केट कैप बिल्कुल बीट हो सकता है, और ये भारत का नंबर 1 बैंक बन सकता है। अब ऐसा होगा नहीं होगा, आगे चल के पता चलेगा। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा सेल्स की ग्रोथ, दोनों कंपनीज को आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा प्रॉफिट की ग्रोथ, क्योंकि वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो ICICI बैंक ने 5 साल में बीट किया है HDFC को। HDFC कंसिस्टेंट है 20-20-20% के CAGR के साथ में बढ़ रहा है, और इसमें देखोगे तो 42-31 पहले के कंपैरिजन में यहाँ पे 5-7 साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म ये कर रहा है। तो इसी की वजह से काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन इसको मिलनी चाहिए, लेकिन वैल्यूएशन दोनों की एक समान है 21-20। तो इसी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल ICICI बैंक में ज़्यादा दिखता है, क्योंकि यहाँ पे जो रिटर्न है वो भी अच्छे दे दिए हैं, लेकिन रिजल्ट अच्छे देने पर एक बैंक है 7% की ग्रोथ, एक बैंक है 18% की ग्रोथ, लेकिन दोनों की वैल्यूएशन एक समान। तो कौन किस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा? डेफिनेटली जो बड़े प्लेयर है वो ICICI बैंक को थोड़ा सा पहले देखने की कोशिश करेंगे। तो आपको कौन सा बैंक पसंद है, कौन सी कंपनी पसंद है, आपके पास में कुछ है क्या इन दोनों में से? आप चाहे तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगली जो खबर है वो गोल्ड से लेकर है। गोल्ड को अगर आप देखोगे तो बिल्कुल गोल्ड की तरह चमक रहा है। आप देख सकते हैं 25% के रिटर्न से YTD में, और 1 लाख बहुत ही जल्दी हिट कर सकता है, या फिर काफ़ी बड़ी गिरावट होगी, यहाँ पे मेंशन कर रखा है इस आर्टिकल में। अब देखो, जितना हम देख सकते हैं चिंताएं भी जो है टैरिफ की, रिसेशन का जो फियर है, 1 लाख हिट करने की योग्यता है। अब जैसे ज़्यादा तो बाकी है नहीं इसके अंदर कुछ, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बता सकते हैं कि 1 लाख हिट करेगा या फिर शार्पली क्रैश होगा, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में बहुत बड़ा है गोल्ड। अब मैं आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ हेजिंग कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे 98,000 रुपीज़ के आसपास है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं बाकी इसमें। अगर कुछ दिन अच्छी तेजी आती है तो 1 लाख रुपीज़ को ये क्रॉस कर सकता है। अब देखिए, निफ्टी और गोल्ड दोनों कॉन्ट्रा तरीके से बढ़ते हैं। एक टाइम है जिसमें हम बोलेंगे कि गोल्ड और निफ्टी ने दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया है। अभी पिछले कुछ 4-5 साल की बात करें तो गोल्ड भी बढ़ रहा है, साथ में मार्केट भी बढ़ रहा है। लेकिन 80% टाइम्स आपको ये दिखाई देगा कि जब निफ्टी गिरता है तो गोल्ड बढ़ता है, और जब मार्केट गिरता है, सॉरी, मार्केट जब बढ़ता है, निफ्टी बढ़ता है, तो गोल्ड अंडर परफॉर्म करता है। तो गोल्ड हमेशा सेफली तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए एक एसेट इंस्ट्रूमेंट का काम करता है, जिसमें आप हेजिंग भी बोल सकते हैं। कि मार्केट के अंदर काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी के अंदर, लेकिन इक्विटी क्रैश भी हो सकती है। जैसे क्रैश हमने कहा देखा, 2008 में क्रैश देखा, तो उस क्रैश में किसने बचाया? गोल्ड ने। अगर इक्विटी पोर्टफोलियो आपका जैसे मान लो 40% के साथ में क्रैश हो गया, गोल्ड अगर 20% के साथ भी बढ़ गया, तो आपका जो लॉस है वो कम कर देगा, या फिर हो सकता है आपके लॉस को हटा ही दे, वो बराबर आ जाए। क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस गोले के अंदर मार्केट नीचे है तो गोल्ड ने यहाँ पे आउट परफॉर्म कर दिया। आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, मार्केट नीचे है, गोल्ड ने यहाँ पे आउट परफॉर्म कर दिया। कोविड के अंदर आप नोट कर सकते हैं कि मार्केट नीचे है, क्रैश है, तो गोल्ड ने यहाँ पे आउट परफॉर्म कर दिया। तो गोल्ड हमेशा मार्केट की जो रिस्क होती है उसको कम करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, अब ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, उसको देखते हैं। साथ में मैं आपको फिर भी बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म में कैसे किसके CAGR है। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो पिछले 5 साल में गोल्ड ने तो आउट परफॉर्म कर दिया, 18% के CAGR है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो 15% के CAGR है। 10 ईयर्स की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी थोड़ा सा कम हो चुका है, गोल्ड बढ़ चुका है, इसलिए दोनों बराबर आ चुके हैं, 11% के CAGR। 15 ईयर्स की बात करूँ निफ्टी आगे, 20 ईयर्स की बात करूँ निफ्टी आगे। अब देखो, ये तो निफ्टी है सिंपल, अगर कोई फंड में इन्वेस्ट करता है तो वो निफ्टी को बीट करेगा, तो ऑब्वियसली गोल्ड को बीट कर देगा। तो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए इक्विटी से बेटर और कुछ नहीं है, लेकिन अगर सेफ्टी अगर आपको चाहिए, हेजिंग करनी है, तो गोल्ड से अच्छा कुछ नहीं है फिर। अब गोल्ड के ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं? ETF होता है, उसके साथ साथ हम म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसको भी देख सकते हैं। तो क्या आप भी हेजिंग करते हो? आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड है क्या? आप नीचे चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी पिछले वीडियो को देख लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसी और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।